हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअली में क्लास 12 का इसी टॉपिक को मैं आगे लेकर चल रहा हूं, तो उसी वीडियो का ये अगला सीरीज़ है और आई थिंक ये लास्ट क्लास होगा इस पूरे टॉपिक का। तो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात ये होगा कि हम लोग ये समझेंगे कि आखिर व्हाट आर द बेसिक काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड हाउ वी कैन कंजर्व दिस ऑल सिस्टम, हाउ वी कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी टुगेदर। तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी स्पेसीज वैरायटीज़ हैं, आइदर वो प्लांट से बिलोंग करें, मतलब या तो वो फ्लोरा से बिलोंग करें या फिर फौना से बिलोंग करें, तो ये सारे स्पेसीज जो हैं वो हमारे एक्टिविटीज़ के द्वारा, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ के द्वारा कहीं ना कहीं उनका लॉस हो रहा है, उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। दिस ऑल सेट ऑफ एक्सटिंक्शन और दिस ऑल सेट ऑफ फंक्शन आर कंबाइंडली कॉल्ड एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम ही लोगों को नुकसान है, हमारे सराउंडिंग्स को नुकसान है इससे। तो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, मैं बात कर रहा हूँ IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, यही इसका फुल फॉर्म है IUCN का। तो अकॉर्डिंग टू IUCN अगर हम लोग देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 784 स्पेसीज जो है ना वो लास्ट 500 ईयर्स में लॉस्ट कर चुके हैं, मतलब दे आर एक्सटिंक्ट। अगर हम लोग अभी की बात करें, मतलब हाल फिलहाल में एक्सटिंक्ट होने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा डोडो का, फ्लाइटलेस बर्ड, आपने नाम सुना होगा क्वागा का, क्वागा, आपने नाम सुना होगा स्टेलर्स काऊ का, स्टेलर्स काऊ जो कि रशिया से बिलोंग करता था, ये रशिया से बिलोंग करता स्टेलर काऊ। आपने इंडियन टाइगर का नाम सुना होगा। देयर आर 3 सब स्पेसीज ऑफ इंडियन टाइगर, दैट वाज बाली, जवान एंड कैस्पियन। ओके, सो दिस 3 सब स्पेसीज ऑफ द टाइगर ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट। आपने पैसेंजर पिजन का नाम सुना होगा। तो अभी हाल के दिनों में ये सारे स्पेसीज जो है ना एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। ये तो मैंने बताया आपको एनिमल के कैटेगराइज को करके मैंने स्पेसीज का नाम दिया। इसी तरह से प्लांट का भी स्पेसीज लॉस्ट हुआ है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये सारे सिस्टम को समझें, लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, जिसकी वजह से ये सारे स्पेसीज जो हैं वो हमारे लाइफ के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्चुअली में इकोसिस्टम के लाइफ के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को ये अफेक्ट करते हैं। तो अगर ये रहते हैं तो इससे हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब नेचर के टुवार्ड्स बहुत सारा फ़ायदा होता है हम लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, इकोलॉजिकल सिस्टम पे पड़ेगा, इकोलॉजिकल बैलेंसिंग जो होगा उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी हम ही लोगों को होती है। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक डेटा है जो आपको बता रहा है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन,
ये लेवल ऑफ डाइवर्सिटी का जो लॉस है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस का लेवल क्या हो चुका है। अब हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक काउजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस का बेसिक काउजेज क्या है? देखो 4 बेसिक काउजेज पहले तो बताया गया, दैट इज कॉल्ड एविल क्वाड्रेट। उसको हम लोग बोलते हैं एविल क्वाड्रेट। ये 4 बेसिक, क्वाड्रेट का मतलब हो गया 4। देयर आर 4 बेसिक काउजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन आवर सराउंडिंग। ये 4 बेसिक काउजेज क्या है भाई? तो सबसे पहला इसमें आता है दैट इज कॉल्ड हैबिटेट लॉस। पहला क्या है? हैबिटेट लॉस। मैं पहले 4 काउज बता देता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फिर क्या आता है भाई? तो को एक्सटिंक्शन। क्या आता है? को एक्सटिंक्शन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, को एक्सटिंक्शन। फाइनली एक और आता है दैट इज कॉल्ड अ स्पेसीज, एलियन स्पेसीज इन्वेंशन। उसको हम लोग बोलते हैं एलियन स्पेसीज इन्वेशन। ओके, अगर हम लोग देखें तो ये 4 अलग अलग जो काउज है, इसके अलावा कुछ एडिशनल काउजेज भी होते हैं। जैसे हैबिटेट लॉस में आप देखिएगा तो हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन होता है। आप देखिएगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एडिशनल अगर हम लोग काउज देखते हैं तो क्या हो जाएगा? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, disturbance due to ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना? ह्यूमन एक्टिविटीज के डिस्टर्बेंस की वजह से। इवन पॉल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पॉल्यूशन भी एक फैक्टर है जो कि इस टाइप का इफेक्ट काउज करता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर सकते हैं। दीज आर सम एडिशनल काउज which are responsible for loss of biodiversity in our ecosystem. ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं एविल क्वाड्रेट का कि एविल क्वाड्रेट क्या है। देखो, सबसे पहला हैबिटेट लॉस। एक्चुअली में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होता क्या है कि जो सराउंडिंग्स हैं, उस सराउंडिंग्स के में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके हैबिटेट कहीं ना कहीं लॉस करता है। जैसे अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो आप जनरल वे में देखोगे कि आपके सराउंडिंग्स में, जिस लोकेशन में आप रह रहे हो, अगर आप 10 ईयर्स बैक जाओ तो आप देखोगे उस सराउंडिंग्स में कभी ना कभी क्या था भाई? तो जनरल फील्ड वाला एरिया था वो, है ना? अगर थोड़ा सा और बैक जाइए, आप 50 ईयर्स बैक चले जाइए तो आपको ये भी पता चलेगा कि उस एरिया में फॉरेस्ट पहले था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे उस एरिया में बिल्डिंग्स डेवलप होने शुरू हो गए। बिल्डिंग्स डेवलप होने की वजह से सबसे पहला लॉस ऑफ डाइवर्सिटी तो किसका हुआ? प्लांट लेवल का। प्लांट का जो वैरायटी था, जो उस एरिया में पाया जाता था, वो कहीं ना कहीं लॉस कर गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ कि उस एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते थे उसका भी कहीं ना कहीं लॉस हुआ, उसका हैबिटेट भी लॉस हुआ। तो इस तरह से लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से क्या हुआ? फाइनली वो एनिमल एक्सटिंक्ट कर गया, वो प्लांट एक्सटिंक्ट कर गया। ओके, तो हैबिटेट लॉस में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं कि सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन होता है। जैसे मान लो कि ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट है। ओके, मान लो ये एक फॉरेस्ट का एरिया है और उस फॉरेस्ट के एरिया में हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक रोड डेवलप कर दिया, फॉरेस्ट के बीच से रोड गुजार दिया। क्या होगा? जो एरिया, मान लीजिए इस एरिया में अगर कोई पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स रह रहे थे, उनका इतना बड़ा एरिया था, वो इतने बड़े एरिया में वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे, अपने वेरियस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने रोड डेवलप किया तो क्या हुआ भाई? उनका एरिया कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहीं ना कहीं बट गया है और ह्यूमन का एक्टिविटीज इस रोड के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ओके,
तो इससे क्या होगा, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो गया है। धीरे धीरे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हैबिटेट जब फ्रेगमेंटेड होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कभी एक्सीडेंट्स के थ्रू वो डेथ कर सकते हैं, कभी उनका इंटरेक्शन ह्यूमन के साथ हो सकता है। तो ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो धीरे धीरे उसका जो नेचुरल सिस्टम है, मतलब नेचुरल ब्रीडिंग प्रोसेस है, या और भी जो उनकी जो अपनी फंक्शंस है, उनका लाइफ का जो स्टाइल है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो ऑर्गेनिज्म लॉस कर जाता है, उसका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी शुरू हो जाती है। ओके, तो ये समस्या शुरू होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आप समझ रहे हो ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। जनरली क्या होता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारे स्पेसीज लॉस किए हैं, है ना। जैसे आपका जो स्टेलर काउ जो मैंने आपको बताया, स्टेलर काउ जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से लॉस्ट हुआ है इसका। ओके, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। फिर नेक्स्ट आप देख रहे होंगे को एक्सटिंक्शन। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना कि बहुत सारे स्पेसीज के बीच में रिलेशंस होता है। आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, दैट इज एमेंसेलिज्म होता है, कॉमन सेलिज्म होता है, फिर आपको ये सिम्बायोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म सिम्बायोसिस भी होता है। तो ये अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू 2 and more than 2 different species are interrelated together। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइप का स्पेसीज का लॉस्ट होता है तो उससे रिलेटेड जो स्पेसीज होते हैं उनका भी लॉस्ट होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लांट से डायरेक्टली इंटैक्ट होते हैं, है ना, आइदर बाय द मीन्स ऑफ देयर लेइंग एग्स, development of larva। So if there will be plant extinct, then it may be possible that the particular insect which are belong to that particular plant also get extinct। तो ये भी होता है, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, मतलब एक साथ एक्सटिंक्शन करना। जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, उसका पॉलिनेटर जो होता है वो एक्सटिंक्ट कर गया है, तो प्लांट भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं होगा, है ना। तो पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड को एक्सटिंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसीज इन्वेंशन, एलियन स्पेसीज इन्वेंशन। एलियन स्पेसीज इन्वेंशन में क्या होता है कि जो बाहर से लाए गए स्पेसीज को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो पुराने स्पेसीज को जो पहले से मौजूद थे, जो वहाँ के नेटिव स्पेसीज थे, उस नेटिव स्पेसीज को एक्सटिंक्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड एलियन स्पेसीज इन्वेशन। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं इसको बताऊं तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं किसका, तो वाटर हाइसेंथ का। वाटर हाइसेंथ का। अब ये वाटर हाइसेंथ जिसको इकॉर्निया बोलते हैं, टेरर बंगाल बोलते हैं हम लोग, याद होगा आपको। तो ये क्या किया, ये एज ए वीड्स के रूप में ओशन में या वाटर बॉडीज के अंदर फैल जाता है। अब वीड्स के रूप में जब वाटर बॉडीज के अंदर, रिवर में, पॉन्ड में जब फैलता है तो इससे क्या होता है, इसकी वजह से बहुत सारे स्पेसीज प्लांट के, इवन बहुत सारे स्पेसीज ऑफ जो फिशेज हैं, फिशेज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी होती है ना। आपने नाम सुना होगा पार्थेनियम का, पार्थेनियम जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोट ग्रास या काउरेस ग्रास बोलते हैं हम लोग इसको। ये भी क्या था, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने नील पर्च का नाम सुना होगा, है ना, काफ़ी बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं, ये भी क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। आपने अफ्रीकन कैटफिश का नाम सुना होगा, अफ्रीकन कैटफिश। ये अफ्रीकन कैटफिश जो था वो क्या किया भाई, किसी पर्टिकुलर एरिया के जो नेटिव फिशेज थे ना उसके ऊपर डोमिनेट हो गया, और इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी कैटफिशेज होती हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो नेटिव कैटफिशेज थी उनका एक्सटेंशन शुरू हो गया।
तो इन्वेशन इसी को बोलते हैं, एलियन स्पेसीज इन्वेशन के द्वारा क्या हुआ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुई है। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि काउज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हो गया हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन और स्पेसीज, एलियन स्पेसीज इन्वेशन। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, हाउ वी कैन कंजर्व दिस ऑल लॉस्ट। हम लोग ये पूरे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करते हैं, तो 2 बेसिक मेथड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है आपको, हम लोग वही देखने जा रहे हैं। तो हम लोग अब समझते हैं हाउ वी कैन कंजर्व द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का बेसिकली 2 तरीका अपनाया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन और एक को बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसे तो हमारे जनरल लाइफ में कोई भी चीज़ जो हम स्टडी कर रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, बट इन द मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कहने का मतलब बोर्ड वगैरह का एग्जाम जो होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये टॉपिक। ठीक, अब देखिए समझिए इस बात को, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट कंजर्वेशन कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म का जहां पे हैबिटेट है हम लोगों ने उसको वहीं कंजर्व कर दिया है, दिस इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। जबकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ऑफ साइट कंजर्वेशन बोलेंगे। ऑफ साइट कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या कि इसका कंजर्वेशन हमने कहीं और जाके किया है, मतलब उसका ऑरिजिन प्लेस कहीं और है, उसका नेटिव प्लेस कहीं और है, हमने उसको किसी और जगह पे शिफ्ट किया, वहाँ पे उसको उस टाइप का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के बाद हमने क्या किया, उसको कंजर्वेशन का एक सिचुएशन प्रोवाइड कर दिया जिसकी वजह से वो कंजर्व हो सके। दिस इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन को अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे इसमें आप देखिएगा तो आएगा नेशनल पार्क्स, इन सीटू कंजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गया। आप बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको आप कह सकते हो वो भी आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, सो दीज आर कंसिडर्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन का ये सब एग्जाम्पल है। अगर आप देखिएगा तो इंडिया में नेशनल पार्क की संख्या लगभग 90 है, ये थोड़ा सा डेटा आपको याद रखना है। जबकि सबसे ज़्यादा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसकी संख्या लगभग 448 है, मतलब 448 के करीब में। और वहीं पे बायोस्फीयर रिजर्व देखते तो इसकी संख्या सबसे कम है, दैट इज अबाउट 14। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है इसको कि ये सारे जो लोकेलिटीज़ हैं यहाँ पे क्या होता है, तो कंजर्वेशन होता है उस पर्टिकुलर टाइप के स्पेसीज का जो वहाँ का नेटिव है, मतलब जो उस पर्टिकुलर लोकेशन से ही बिलोंग करता है, हम लोग उसको कंजर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। वहीं पे अगर हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन को देखें तो ये ऑफ साइट है, मतलब इसका नेटिव प्लेस वहाँ पे है नहीं, लेकिन वो वहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है। जैसे देखिए बॉटनिकल गार्डन, जैसे जू हो गया, जू जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क्स भी बोल सकते हैं आप, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, है ना। आप जैसे सीड बैंक का नाम सुनिएगा, आप डीएनए बैंक का नाम सुनिएगा, जैसे डीएनए बैंक हो गया, सीड बैंक हो गया, टिश्यू कल्चर का आप नाम सुनेंगे, आप क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम सुनिएगा। ये क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है वो स्पेशली पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है
-196 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। एट वेरी लो टेम्परेचर पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है, स्पेशली पॉलन ग्रेन्स का प्रिजर्वेशन होता है यहाँ पे। ओके, इवन सीड वगैरह का भी प्रिजर्वेशन करते हैं, बेसिकली पॉलन ग्रेन्स का ही प्रिजर्वेशन करते हैं। तो ये सब क्या है, इसी में कर देता हूँ। सो दीज आर व्हाट, दीज आर ex-situ कंजर्वेशन। कहने का मतलब क्या कि ये ऑफ साइट कंजर्वेशन है, मतलब इसका ये जो भी यहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, जिसको हम कंजर्व कर रहे हैं वो कंजर्वेशन ऑफ साइट है, मतलब उसका नेटिव प्लेस वो है नहीं, हमने एक स्पेशल सिचुएशन प्रोवाइड कर दिया है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर टाइप के स्पेसीज वहाँ पे कंजर्व हो सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। अब देखिए, जनरली ऐसा कहा जाता है कि इन सीटू कंजर्वेशन में कुछ पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया जाता है, मतलब एक खास एरिया है जहाँ पे ये कंजर्वेशन होता है। देखिए, अगर हम उस पूरे एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 3 जोन में उसको बांटा जाता है। 3 बेसिक जोन्स होते हैं इन सीटू कंजर्वेशन में। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कोर एरिया, इसके चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको हम लोग बफर एरिया बोलते हैं, और इसके बाहर का एरिया को हम लोग ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं। अब देखिए, कोर एरिया वो होता है जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज एकदम प्रोहिबिटेड है, मतलब अलाउड ही नहीं है। देयर आर नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, किसी भी टाइप का ह्यूमन एक्टिविटीज इस एरिया में अलाउड नहीं होता है। वहीं पे बफर एरिया जो होता है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज का अलाउंस है, लेकिन ओनली सम रेस्ट्रिक्टेड पीपल। रेस्ट्रिक्टेड पीपल कहने का मतलब जो रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, या फिर जो इसके कंजर्वेशन से डायरेक्टली एसोसिएट्स होते हैं, उनको ये अलाउड होता है कि वो बफर रीजन में जाकर के अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, वो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, वो वेरियस सिचुएशंस को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जबकि ट्रांजिशन एरिया जो होता है वो एरिया लोकल पीपल के लिए होता है, जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनके लिए ये एरिया अवेलेबल होता है। मतलब वहाँ पे वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, वहाँ पे वो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पर्पस यूज़ कर सकते हैं, उस एरिया में जा करके वो कुछ कलेक्ट कर सकते हैं, जो फॉरेस्ट से वेरियस टाइप के जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एरिया ट्रांजिशन एरिया होता है। तो ये 3 एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन सीटू कंजर्वेशन में। कोर एरिया वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, buffer area only restricted people can be go there to perform their activities related to conservation point of view, and the next one is transitional area where traditional people or local people which are located on that particular area able to perform some activities like collection of various things, even agriculture purpose, we can say grazing purpose। तो ये सब के लिए उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। द नेक्स्ट फाइनल थिंग आपको क्या देखना है, देयर आर सम स्पेसिफिक एक्ट रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो रिलेटेड एक्ट क्या है, तो देखिए सबसे पहला एक्ट जो था इसमें वो था वाइल्ड लाइफ एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो 1972 में सबसे पहले आया था, और इसको अमेंडमेंट किया गया था 1991 में। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये आपको कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन में कभी कभी आ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट जो था वो कब आया था। दैट वाज 1972 एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज गिवन एट 1991। ओके, द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉरेस्ट एक्ट। ये फॉरेस्ट एक्ट जो है वो 1980s में आया था, फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था 1980s में। एंड फाइनली बायोडाइवर्सिटी बिल पास किया गया था 2002 में। बायोडाइवर्सिटी बिल है ना, ये है 2002 में। तो ये 3 डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में, फॉरेस्ट एक्ट 1980 में, और बायोडाइवर्सिटी बिल 2002 में। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे करता है, कौन सा काउजेज है उसका,
एंड हाउ वी कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है ना। ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको एनसीईआरटी से भी रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, जिसकी वजह से मैं आपके प्रॉब्लम को समझूं और आपको मैं इसे दूर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।